हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। डेविल्स लिटिल प्रिंसेस पार्ट 7 चैप्टर 61 सीरत पर नजर रखना। इतना गा वो रुक गया। वही पूरा माहौल इवान के गाने को सुन हैरान था। इवान के गाने में एक अलग ही बात होता था। एक बार कोई सुन ले तो उसका बार बार सुनने का दिल करेगा। इवान ने इतने अच्छे तरीके से इस गाने को गाया कि इबादत को भी इवान का बात सही लगने लगा। वही चिराग को बहुत गुस्सा आ रहा था। इवान क्लासिकल सॉन्ग नहीं हटा ठप है, यही सोच चिराग उसे चैलेंज दे दिया, पर उसके है चैलेंज की तरह आज भी वो जीत चुका था। दूसरी तरफ सीरत का आज कंपनी में पहला दिन था। वो रायचंद पैलेस से ही रूहानी के ड्रेस को पहन सीधा कंपनी आ गई थी। कंपनी आते ही उसे उसका काम समझा दिया गया था, तो वो फिर पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम करने लगी थी। वही अपने केबिन के बड़े से साइड वॉल के सामने खड़ा अक्ष, जिसे नीचे फ्लो का हर एक इंसान नजर आ रहा था। ये वही कंपनी था किसे अक्ष के खरीद लिया था जब उसे पता चला सीरत यहाँ इंटरव्यू दी है। शीशे के बने वाल के पास खड़ा हो अक्ष सीरस को देख जा रहा था। उसके डेडिकेशन को देख अक्ष को सीरस आज और भी ज्यादा आकर्षित लग रही थी। वो उसे एक टक बिना अपने पलकों को झपकाए देखे जा रहा था। तभी केबिन का दरवाजा नॉक हुआ तो अक्ष चेयर पर जा बैठ अपने कड़क आवाज में बोला, कमिंग। अक्ष का आवाज सुन बाहर खड़ा रोबिन केबिन के अंदर आ अक्ष के पास गया तो अक्ष अपने डार्क नजरों को उठा उसके तरफ देख बोला, इस कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दो, और हाँ, सीरत को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके सर। रोबिन को ऑर्डर देने के बाद अक्ष उसे जाने का इशारा कर दिया। अक्ष का इशारा देख रोबिन केबिन से बाहर जाने लगा। वही सीरत टाइप करते करते रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था अब करना क्या है। दूसरी तरफ अक्ष रोबिन के जाते ही फिर वही खड़ा हो सीरस को देखने लगा। उसे रुका हुआ परेशान देख अक्ष रोबिन को कॉल कर किसी को उसके हेल्प के लिए भेजने बोलने वाला था, पर उससे पहले ही अक्ष ने देखा उसके पास एक लड़का आ उसके बेहद करीब जा उसे समझा रहा है। ये देख देख कर अक्ष का खून खोले जा रहा था। वो अपने गुस्से से भरे नजर से उस लड़के को देख खुद में ही अपने कोल्ड आवाज में बोला, मेरी किटन के करीब जाने का हिम्मत कैसे किया इसने, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुद में ही इतना कह अक्ष रोबिन को कॉल कर दिया। रोबिन, इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने के लिए क्या क्या चेंजेस परफेक्ट होगा ये देख रहा था। तभी रोबिन का फोन बजा तो रोबिन अपना फोन उठा देखा अक्ष का आता देख रोबिन झट से कॉल उठा लिया। जैसे ही रोबिन कॉल उठाया उसे अक्ष के कठोर आवाज में उसका ऑर्डर सुनाई दिया, सीरत के साथ जो लड़का है उसे मेरे केबिन भेजो। अक्ष का ऑर्डर सुन रोबिन बोल पड़ा, ओके सर। अक्ष ने फिर कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद रोबिन खुद में ही बोला, बॉस का ऑब्सेशन सीरत के लिए बढ़ता जा रहा है। कहीं ये ऑब्सेशन फिर सीरत के लिए तकलीफ साबित ना हो। इससे बॉस को तकलीफ होगा और मैं बॉस को तकलीफ में नहीं देख सकता हूं। इतना कह वो कंपनी मैनेजर को कॉल कर दिया। वही दूसरी तरफ जानवी आज कॉलेज ना जा अब तक सोई थी। जब ये बात धीर को पता चला तो वो जानवी के रूम के पास जा दरवाजा नॉक किया। वही जानवी बिस्तर पर दर्द से कराह रही थी। दरवाजे के नॉक का आवाज सुन वो उठ बेड से किसी तरह उतर दर्द से करहाते हुए दरवाजे के पास जा दरवाजे को खोल अपने पेट को कसके पकड़ उसे देखते हुए दर्द से करह पूछी, क्या हुआ। वही धीर जानवी को दर्द से करहाता देखा तो वो उसके बाजू को पकड़ चिंता से पूछा, क्या हुआ जानवी। धीर के सवाल का जवाब जानवी नहीं दे पा रही थी। वो अपने नजरों को इधर उधर करने लगी। उसे देखते ही धीर समझ गया था। वो उसे अपने गोद में उठा लिया। धीर के ऐसा करने से वो उसे हैरानी से देख बोली, क्या कर रहे हो धीर। धीर उसके आंखों में देखते हुए उसे बिस्तर के पास ले जाते हुए बोला, इस वक्त आराम करना चाहिए तुम्हें बस। धीर को समझने में देरी नहीं लगा था, जानवी का पीरियड्स शुरू हो गया है। वही जब धीर ने ऐसा कहा तो शर्म से जानवी का चेहरा लाल हो गया। जानवी को शर्म आता देख पहली बार धीर देख रहा था और आज उसे शर्माता देख धीर के दिल में जानवी के लिए अजीब सा खलबलहट चलने लगा। धीर उसे बेड पर लेटा उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसके आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता ले आया हूँ। इतना कह थोड़ा रुक उसके चेहरे पर अपने होंठ को प्यार से फेरते हुए आगे बोला, और गर्म पानी का बैग भी ले आता हूँ।
इतना कह वो खड़ा हो गया। वही धीर के ऐसे करने से जानवी तो धीर में पूरा खो गई थी, यहाँ तक कि अपने दर्द को भी भूल चुकी थी। वही धीर कमरे से बाहर जाने लगा। तभी उसे जाता देख जानवी खुद में ही धीरे से बोली, अब समझ आया लड़कियां इस पर अट्रैक्ट क्यों होती है। जितना अट्रैक्टिव दिखाता है उतना ही अट्रैक्टिव उसका बात है। चैप्टर 62 धीर को किस करते हुए देखना। इतना कह वो अपने दिल पर होंठ रख आगे बोलो, जानवी तुझे इस इडियट के प्यार में कभी नहीं पड़ना है, ये इडियट सिर्फ लड़कियों को तकलीफ देता है। इतना कह वो अपने बढ़ते धड़कनों पर अपने होंठ को रख ली। वही दूसरी तरफ धीर किचन में जब नाश्ता देखा तो कोई भी नाश्ता जानवी के पसंद का नहीं था। ये देख धीर उसके पसंद का नाश्ता बनाने लगा। कुछ ही वक्त में धीर ने जानवी के पसंद का टेस्टी नाश्ता बना लिया। फिर वाटर बैग में गर्म पानी डाल नाश्ते को ट्रॉली में ले उसी ट्रॉली में पानी का बैग रख जानवी के रूम जाने लगा। जानवी के रूम के पास आ उसके कमरे का दरवाजा खोल कमरे के अंदर जा। बेड पर लेटी जानवी के पास गया। जानवी ने जब ये सब देखा तो वो हैरान थी। वो अपने मन में ही बोली, धीर को हो क्या गया है, वो मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह। वही धीर उसके तरफ नाश्ता बढ़ा बोला, नाश्ता करने के बाद पानी का बैग रख लेना और कोई जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, आज मैं घर पर ही हूँ। इतना कह खाना उसका होंठ में पकड़ा ही था तभी सर्वेंट दरवाजा के पास जा दरवाजा नॉक किया तो धीर उसके तरफ देखा। तभी सर्वेंट बोल पड़ा, सर काजल मैडम आई है। ये सुन धीर बोल पड़ा, ओके। इतना कह जानवी के तरफ देख प्यार से बोला, पूरा खा लेना। ये बोल जाने लगा तभी जानवी अपने आप में ही बोली, कौन है काजल। इतना कह वो खाने को खाने लगी पर उसका मन उसे जानने को मचले जा रहा था। वही धीर जब नीचे गया तो काजल उसके पास जा उसे अपने गले से लगा बोली, मिस यू धीर। धीर घेरी सांस भर उसे खुद से दूर कर सोफे पर जा बैठ पूछा, क्यों आए हो तुम यहाँ। काजल उसके बेहद करीब जा बैठ अपने होंठ को कंधे पर रख बोली, बस तुम्हें बहुत मिस कर रही थी इसलिए। इतना कह उसके होंठों के करीब जाने लगी। वही धीर को आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसके करीब लड़की आ रही थी तो वही जानवी अपने कमरे से बाहर निकल रेलिंग पर खड़ी हो नीचे देखने लगी। जब उसने देखा लड़की धीर के करीब जा रही है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वही काजल धीर के होंठों से अपने होंठ मिला उसे चूमने लगी। तभी धीरे का नजर जानवी पर गया। जब धीर ने जानवी को देखा तो वो झट से लड़की को खुद से दूर कर दिया। वही जानवी किया करता देखने के बाद कमरे के अंदर जा गुस्से में अपना सामान पैक करने लगी। वही धीर काजल को खुद से दूर कर अपने मन में ही बोला, तारांकन क्यों मुझे इतना फर्क पड़ रहा है। दूसरी तरफ काजल धीर के ऐसे उसे अलग कर देने की वजह से उसे हैरानी से देख पूछी, क्या हुआ धीर, क्यों तुमने मुझे खुरा दूर कर दिया। धीर इरिटेट हो बोल पड़ा, मेरा मन भर गया है तुमसे, अब जाओ यहाँ से। धीर का बात सुन काजल के चेहरे पर उदासी छा गया। वो उठकर ना जाते हुए धीर को कन्विंस करने का कोशिश करने लगी। तभी धीर अपने कठोर नजरों से उसे देखा तो लड़की झट से खड़ी हो उससे दूर हो जाने में ही समझदारी समझी। काजल जा चुकी थी। तभी धीर खड़ा हो जानवी के कमरे के पास गया तो देखा अपना सारा कपड़ा पैक कर अपने ट्रॉली को पकड़ मुड़ी ही थी तभी उसका नजर धीर पर गया। वही ये सब देख धीर अपने कठोर आवाज में ही पूछा, कहाँ जा रही हो। धीर के सवाल का कोई जवाब ना दे वो अपने कदम आगे बढ़ा उसके पास आ बोली, बीच से हटो। धीर उसके बाजू को कसके पकड़ बोला, नहीं हटूंगा, पहले बताओ कहाँ जा रही हो और क्यों। अपने गुस्से से भरे नजर से धीर को देख जानवी बोली, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्यों। जानवी का जवाब देते ही धीर उससे सवाल कर बैठा। तभी जानवी उसे गुस्से में देख बोल पड़ी, मेरा मन। उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर उसका इतना दिमाग खराब क्यों हो रहा है धीर की किसी लड़की के साथ देखकर। चैप्टर 63 फॉसेली किस। जानवी कोई जवाब ना दे उसे बीच से हटाने का कोशिश करने लगी। तभी धीर उसके होंठ से ट्रॉली को दूर फेंक जानवी को अपने गोद में उठा लिया। जबरदस्ती धीर के ऐसे गोद में उठाने से जानवी चपाते हुए बोलने लगी, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। पर धीर उसे ना छोड़ बिस्तर के पास ले जा उसे बेड पर पटक दिया। फिर उसके करीब जा उसके दोनों होंठ ऊपर कर उसके आंखों में देखने लगा। वही जानवी भी उसके आंखों में देखने लगी। तभी धीर कठोरता से सवाल किया, बताओ रीजन जानवी।
जानवी रीजन ना बता अपने चेहरे को फेर ली, वही धीर उसके चेहरे को देख हो चुका था। धीर उसके चेहरे को अपने तरफ कर अपने आंखों में देखने के लिए उससे मजबूर कर उसके आंखों में देखते हुए उसका नजर उसके होंठों पर जा टिक गया। वही जानवी भी उससे एक टक देखे जा रही थी, बस वो उसके आंखों में देखे जा रही थी। वही उसके होंठों को देख धीर का कंट्रोल खुद से खत्म होता जा रहा था। वो उसके होंठों के करीब जा उसके होंठ को अपने होंठ से मिला, उसे पैशनेटली चूमने लगा। अचानक से धीर के ऐसे चूमने से जानवी पहले तो हैरान हो गई, फिर वो अपने हैरानी से बाहर आ छट पीटना शुरू कर दी थी। पर धीर तो उसमें बिल्कुल खो चुका था। वो उसे बस पैशनेटली चूमते हुए अपने होंठ उसके सीने के पास ले जा कपड़े के ऊपर से ही उसके सीने को छूने लगा। धीर के ऐसा करने से जानवी की आंखों से आंसू बहने लगा रहा। वही धीर उसे चूमते हुए जब उसके बहते आंसू को महसूस किया तो उसे चूमना बंद कर अपने होंठ को उसके सीने से हटा, उसे छोड़ गुस्से में अपने होंठ दीवार पर जोर का मारा तो जानवी डरकर एकदम शांत खड़ी हो गई थी और उसे हैरानी से अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर देखने लगी थी। तभी धीर उसकी तरफ देख अपने होंठ उसके चेहरे पास ले जाने लगा तो जानवी डर से अपने आंखों को बंद कर दी। जानवी के ऐसा करने से धीर अपने होंठ पूछे कर उससे दूर हो उसके बेड के पास जा उसके फोन को ले कमरे से बाहर जाते हुए बोला, यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती हो जब तक मैं ना चाहूं। इतना कह वो कमरे से बाहर निकल गया। वही जानवी अपने आंखों को झट से खोल उसे हैरानी से देखने लगी। जब वो चला गया तो वो गुस्से में खुद में ही बोली, हिम्मत कैसे हुआ इसका मेरे साथ ऐसा कुछ करने का। इतना कह अपना फोन लेने गई तो देखी उसका फोन बेड पर है ही नहीं। ये देख जानवी गुस्से में अपने ट्रॉली के पास जा अपने ट्रॉली को पकड़ कमरे से बाहर जाते हुए बोली, कुछ भी हो जाए मैं इसके साथ तो अब बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। इतना कह वो अपने ट्रॉली को ले नीचे जा मैन दरवाजे के पास गई। दरवाजा लॉक था। जानवी दरवाजे को बहुत खोलने का कोशिश की पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वो ट्रॉली वही छोड़ हॉल के लैंडलाइन के पास जा टेलीफोन उठा, नंबर डायल की पर कॉल लग ही नहीं रहा था। तभी धीर आ उसके बेहद करीब जा खड़ा हो बोला, नहीं लगेगा, ना ही तुम यहाँ से कहीं जा पाओगी और ना ही किसी से कांटेक्ट कर पाओगी। धीर के बातों को सुन जानवी उसके तरफ मुड़ गई। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। तभी जानवी उसके आंखों में देख गुस्से से भरे आवाज में पूछी, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा, बोलो क्यों कर रहे हो। जानवी बार बार ये सवाल करने लगी तो धीर उसके दोनों बाजू को कसके पकड़ लिया। धीर के ऐसे पकड़ने से जानवी घबरा चुकी थी। वही उसके घबराए नजरों को देखते ही धीर उससे बोल पड़ा, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। धीर की बातें जानवी को समझ नहीं आ रही थी। वो खुद को छुड़ाने का कोशिश करते हुए बोली, उन लड़कियों की तरह तुम मुझे भी यूज करना चाहते हो। अपना ये चाहत भूल जाओ, मैं कभी तुम्हारे इस चाहता को पूरा नहीं होने दूंगी। जानवी के बातों को सुन धीर उसे अपने बाहों में भर बोला, यूज नहीं करना चाहता, तुमने अपना बनाना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। जानवी को धीर का कोई बात समझ नहीं आ रहा था। वो बस अपने आप को उससे दूर करने का कोशिश करने लगी। वही दूसरी तरफ ब्रेक टाइम हो चुका था। सीरत ब्रेक करने के लिए ना जा अपना काम ही किए जा रही थी। जाती भी क्यों, उसके पास तो इतना भी पैसा नहीं कि वो कुछ खा सके। सभी जा रहे थे लंच के लिए। वही अपने केबिन के वॉल के पास खड़ा अक्ष उसे ना जाता देख सोचने लगा, सीरत खाने क्यों नहीं जा रही है। तभी उसे याद आया सीरत के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये याद आते ही वो रोबिन को कॉल कर दिया। रोबिन कॉल उठा, बोला, यश बॉस, किसी लड़की को सीरत के पास भेजो लंच के साथ। इतना कह अक्ष कॉल कट कर दिया। वही रोबिन को समझ आ चुका था उसे करना क्या है। रोबिन, इस कंपनी की जो भी लड़की उसे ठीक लड़की उसे अपने पास बुला उसे ऑर्डर दे दिया, साथ ही समझा भी दिया था कि उसे करना क्या है। चैप्टर 64 थप्पड़ मारना। रोबिन का ऑर्डर सुन लड़की वैसा ही कि वो सीरत के लिए लंच ले उसके पास जा मुस्कुराते हुए बोली, हाय सीरत। सीरत मुड़ उस लड़की की तरफ हैरानी से भरे नजर से देखी। वो तो ये सोच हैरान थी कि उसका नाम इस लड़की को कैसे पता चला। वही लड़की उसके तरफ अपना लंच बढ़ा बोली, मेरी फ्रेंड बनोगी। खुद से कोई लड़की उससे दोस्ती करने आई है, ये बात उसे हजम नहीं हो रहा था। पर फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। सीरत का हामी सुन लड़की लंच उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली, साथ लंच करे। ये सुन सीरत उसे हैरानी से भरे नजर से देखने लगी।
फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है, आप लंच कर लो। सीरत के बातों को सुन लड़की उसे अपने साथ खाने को फोर्स करने लगी। आखिर में सीरत को साथ लंच करने के लिए मानना ही पड़ा। दोनों फिर बातें करते हुए साथ लंच करने लगी। बातें करते हुए सीरत के होंठों पर मुस्कान छाया हुआ था। उसे मुस्कुराता देख अक्ष के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो अपने होंठ को शीशे के बने वॉल पर फेरने लगा, जैसे वो उसके चेहरे को छू रहा हो। दूसरी तरफ दिल्ली में आज कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन था। पलक अपने उदासी को भूलने के लिए डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट की थी। वही पलक के पार्टिसिपेट करने से अमानत बहुत खुश थी, क्योंकि इतने दिन से उदास पलक अमानत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आज कॉलेज के फंक्शन में बहुत बड़े बड़े चीफ गेस्ट आने वाले थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, शाम का वक्त हो गया। कॉलेज फंक्शन स्टार्ट होने को था, वही सभी लोग आने लगे। गेस्ट में फेमस एक्टर मोक्ष ओबरॉय भी था। इस बारे में किसी को भी नहीं पता था, ना ही मोक्ष ने अपनी बहन को बताया था। जब मोक्ष कॉलेज आया तो सभी उसे घेर लिए। वही पलक रेडी हो रही थी। दूसरी तरफ मोक्ष के आने का खबर पूरे कॉलेज में फैल गया तो अमानत अपने भाई के पास जाने लगी। तभी किसी आदमी से जा टकराए। आदमी चिढ़ते हुए नजर से उसे देखा तो अमानत चिल्लाते हुए बोल पड़ी, देखकर चलना नहीं जाता तुम्हें, देखोगे भी कैसे, दिन में काला चश्मा लगा फिर रहे हो तो। अमानत की खूबसूरती जय के दिल को भा गया था। कर उसका इतने एटीट्यूड से वो भी गलती उसका था। गकरी से टकराए वो, देखकर वो नहीं चल रही थी, ऊपर से उसे सुनाई भी वो। आदमी उसे अपने गुस्से से भरे नजर से देखने लगा। तभी उसके पीछे आती लड़की बोल पड़ी, क्या हुआ सर? जाए गुस्से में लड़की को देख बोला, कौन है ये लड़की जो मुझसे बदतमीजी करके गई? जाए का बात सुन लड़की जय के नजरों की तरफ अपने नजर को मिलाए। तभी उसका नजर अमानत पर गया तो वो बोल पड़ी, आपको उस लड़की का इंफॉर्मेशन चाहिए? यस। इतना कह जय गुस्से में आगे बढ़ गया। जो क्रेज सुपरस्टार मोक्ष के आने पर था, वही क्रेज जय के लिए भी हो रहा था। जय कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी के बिजनेस के ऊंचाइयों को छू लिया था, पर जितने ऊंचाइयों पर वो था, उसका घमंड भी उतना ही ऊंचाइयों तक था। साथ ही लड़कियां उसके लिए खिलौने की तरह थी। वो किसी लड़की को भाव नहीं देता, बस लड़कियों को एक रात का सामान समझता था। पर खूबसूरती उसकी कमजोरी थी। वो हर खूबसूरत चीज को अपने पास रखना चाहता था, वो सामान हो या लड़की और तो और वो अपने सामने वो सभी को अपने से छोटा समझता था। वो आगे बढ़ने लगा, उसे भी देख लड़कियां उस पर घायल हुए जा रही थी, पर जय सभी को इग्नोर किए जा रहा था। वही अमानत सभी को साइड करते हुए अपने भाई के पास चली गई, फिर उसे अपने साथ ले जाने लगी। कुछ वक्त जे बाद सभी चीफ गेस्ट, बाकी के कॉलेज मेंबर और आते गेस्ट बैठ गए। सभी के बैठने के बाद फंक्शन स्टार्ट हो गया। शुरुआत में सभी का स्वागत शायरी के साथ किया गया था, फिर एक एक कर सारे फंक्शन शुरू हो गए। कुछ फंक्शन पार होने के बाद पलक का टर्न आया। पलक ने आज मेकअप के नाम पर बस चश्मा नहीं लगाया था और व्हाइट कलर का गाउन पहन अपने बालों को बस खुला छोड़ दी थी। सिंपल से लुक में भी पलक बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। स्टेज का लाइट ऑफ हो गया था। वही पलक पीछे मुड़ खड़ी थी और वहां आए लोग, कॉलेज स्टूडेंट सब उसके तरफ ही देख रहे थे। तभी गाना शुरू हो गया। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबान सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशान सा वक्त भी यहाँ है। गाने के लिरिक्स के साथ पलक आगे मुड़ गाने के साथ जैसे ही डांस करना शुरू की, सभी उसके तरफ ही देखने लगे। पलक इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सबकी आंखें उस पर जा टिक गया था और तो और झपकना तक भी रुक गया। यहाँ तक कि मोक्ष और जय का भी यही हाल था। तभी मोक्ष ने अपने नजरों को घुमाया। सभी पलक की खूबसूरती के दीवाने हुए जा रहे थे। ये देख देख कर मोक्ष का खून खोले जा रहा था। वही गाने के धुन में नाचते हुए पलक का एक नजर मोक्ष पर गया। तभी पलक के बड़े बड़े खूबसूरत हेजल आंखों में हल्का आंसू भर गया। ये देख मोक्ष का दिल धड़क उठा। तभी उसके बगल में बैठा जय खुद में ही बोला, ब्यूटीफुल। ये सुन मोक्ष उसके तरफ अपने कठोर नजरों से देखा। वही जैसे ही पलक का डांस खत्म हुआ, जय अपने होंठों पर अंगूठी को फिर उसे अपने शैतानी से भरे नजर से देखा। जय के बारे में सब जानता था, मोक्ष भी। उसे उसके हरकत को देख देख कर बहुत गुस्सा आ रहा था। डांस खत्म होते ही तालियों का शोर पूरे हॉल में गूंजने लगा। वही पलक झुककर सबका शुक्रिया अदा करने के बाद
मोक्ष को पूरा इग्नोर कर वहां से जाने लगी। वही मोक्ष भी अपने जगह से उठ पलक के पास जाने लगा। वही जय के नजरों में पलक बस सी गई थी, पर जब उसने मोक्ष को गुस्से में उसके पास जाता देखा तो उसे दोनों के बीच का केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगने लगा। साथ ही उसके शैतानी दिमाग में कुछ चल भी रहा था। उसने अपने मन में ही बोला, मोक्ष तुम्हें और तुम्हारे भाइयों के साथ मैं ऐसा कुछ करूंगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगी। जय अपने मन में बोले जा रहा था। वही मोक्ष पीछे पलक के पास जा उसके होंठ को पकड़ अपने साथ ले जाने लगा, तो पलक अपने होंठ को छुड़ाते हुए गुस्से में बोली, क्या कर रहे हो, मेरा होंठ छोड़ो। पर मोक्ष उसके होंठ को ना छोड़ उसे किसी खाली क्लासरूम के अंदर ले जा क्लास डोर बंद कर दिया। तो पलक गुस्से में उसे देख पूछ पड़ी, क्या है ये सब, अगर किसी ने देख लिया तो। इतना कह वो आगे बढ़ दरवाजा खोलने को हुई, पर तभी मोक्ष उसके होंठ को पकड़ उसे दरवाजे से लगा। उसके दोनों होंठ को ऊपर कर अपने एक होंठ में पकड़ उसके होंठों को जबरदस्ती कुरूलता से चूमते हुए अपने एक होंठ से उसके ड्रेस को ऊपर उठाने लगा। वही पलक बस अपने आप को उससे दूर करने का कोशिश किए जा रही थी। चैप्टर 65। तभी उसके होंठों को कुरूलता से चूमते हुए अपने होंठ को उसके कोमल हिस्से पर ले जा छूने लगा। वही मोक्ष के ऐसे जबरदस्ती करने से पलक के आंखों से आंसू गिरने लगा, पर मोक्ष उसे चूमना बंद कर उसे कुरूलता से देख कठिरता से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने खूबसूरती को मेरे अलावा किसी और दिखाने का। इतना कह उसके होंठ को छोड़ उसके ड्रेस को उसके शरीर से निकालने लगा। तभी पलक किसी तरह अपने शरीर का पूरा दम लगा उसे खुद से दूर धकेल मोक्ष के गाल पर एक चांटा खींचकर लगाए। पलक के ऐसा करने से मोक्ष का गुस्सा बढ़ गया। मोक्ष उसे कठोरता से देखा तो पलक डर से दीवार पर जा चिपक अपने सहमे नजर से मोक्ष को देखने लगी थी। तभी मोक्ष उसे कठोरता से देखा, पर पलक को डरा सहमा सा देख वो वहां से जाने लगा। जय उसके पीछे ही आया था। जब वो उसे क्लासरूम से निकलता देखा तो जय दीवार के पीछे खड़ा हो गया ताकि मोक्ष उसे देख ना सके। मोक्ष के जाने के बाद पलक अपने आंसू पोंछ बाहर आए तो उसे देख जय उसके पास जाने को था। तभी अमानत वहां आ पलक के पास गई। उस लड़की को देख जय का चेहरा कठोर हो चुका था। वो अपने गुस्से से भरे नजर से देखने लगा। तभी उसे अमानत का आवाज सुनाई दिया, पलक, भाई ने फिर कुछ किया क्या तेरे साथ? भाई, ये शब्द सुन जय के होंठों पर शैतानी मुस्कान छा गया। वही पलक अपने चेहरे को बस ना हिला दी तो अमानत उसे बोल पड़ी, यार मुझसे झूठ मत बोल, अपने बचपन की दोस्त से। इतना कह अमानत उसे अपने साथ ले जाने लगी। वही जय के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रहा था। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में आरजू अपने जानवर के फार्म में बैठी थी। तभी उसके कान में उससे बेहद ही अट्रैक्टिव पर डरावना आवाज सुनाई दिया, बेबी, इस वक्त अकेले यहाँ रहना सेफ नहीं है। आदमिन के आवाज को सुन आरजू झट से पीछे मुड़ उस शख्स को देखी। दोनों के होंठ एक दूसरे के बिहार करीब थे। वो शख्स और कोई नहीं सिद्धार्थ था। उसके इतनी करीब होने से आरजू झट से पीछे होने के चक्कर में चबूतरे से गिरने वाली थी, पर सिद्धार्थ ने अपने दोनों मजबूत होंठों से उसे गिरने से बचा लिया और अपने बाहों में भर बोला, जान, मेरी बाहों में आने के लिए इतनी मेहनत क्यों करती हो? कह दो बस मुझे, मैं तुम्हें अपने बाहों में भर लूंगा। सिद्धार्थ का फ्लटी बात सुन आरजू का मुंह बन गया। वो खुद को उससे दूर करने का कोशिश करने लगी तो सिद्धार्थ उसे छोड़ दिया। सिद्धार्थ के छोड़ते ही आरजू जमीन पर जा गिरी और उसे जोरों का लगा। आरजू ने उसे घूर कर देखा तो सिद्धार्थ उसके हालत को देख जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख आरजू गुस्से में खड़ी हुई, फिर वहां से जाने लगी। तभी सिद्धार्थ उसके पीछे आते हुए बोला, बेबी, तुम्हारा बात सुनता तो भी तुम मुझसे नजर होती नहीं, सुनता तो भी, चाहिए क्या तुम्हें? सिद्धार्थ के बातों को सुन आरजू रुक उसे गुस्से में घूर बोली, बस चाहती हूं तुम मुझसे दूर रहो। ये सुन सिद्धार्थ बोल पड़ा, बस इतना ही। आरजू को लगा वो उसका बात एक ही बार में सुन मान लिया है, पर तभी वो आरजू के कान के करीब जा अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, पर मैं नहीं जाऊंगा। चैप्टर 66 नजर रखने का एहसास। सिद्धार्थ के बातों को सुन इरिटेट को आरजू मुड़ जाने को थी, पर तभी सिद्धार्थ उसका होंठ पकड़ अपने करीब खींच उसके चेहरे के पास एक कार्ड ला बोला, बस मैं तुम्हें इनवाइट करने आया था। इस इनवाइट करने के चक्कर में मैं तुम्हारे फ्लैट एनजीओ हर जगह घुमाया कर तुम मुझे यहाँ मिली।
ये सुन आरजू कार्ड पर नजर डाली पर उसे ली नहीं, बस खुद को छुड़ा। बोली, किस चीज का इनविटेशन कार्ड है और मुझे देने का क्या जरूरत है? आरजू के सवाल पर सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ बोला, मेरे बर्थडे का, और मेरा बर्थडे तुम्हारे बिना अधूरा है। इतना कह सिद्धार्थ आरजू का होंठ पकड़ उसके होंठ में कार्ड रख आगे कुछ ना कह जाने लगा। वही आरजू बस उसे देखते रह गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का 9 बज चुका था। मुंबई में अक्ष के दूसरे नए कंपनी में अक्ष ने उस कंपनी का नाम AR मल्टीनेशनल कंपनी में बदल कर रख दिया था। रात के 9 बज गए थे। सभी जाने लगे। सीरत भी कंपनी से निकलने लगी। वही अक्ष उसे जाता हुआ बस देखे जा रहा था। सीरत कंपनी से बाहर चली गई, फिर ऑटो के आने का इंतजार करने लगी। तभी उसे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई उस पर नजर रखे हुए है। सीरत अपने आसपास चेहरे को घुमा कर देखी, पर उसे कोई नजर नहीं आया, तो सीरत अपना वहम समझ ऑटो के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही वक्त में ऑटो आ गया, तो सीरत ऑटो रुकवा ऑटो के अंदर जा बैठ गई। सीरत के बैठते ही ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट कर दिया। सीरत के जाते ही दीवार के पीछे खड़ा अक्ष बाहर निकल गया। तभी रोबिन उसके पास आ पूछा, बॉस चलना है? अक्ष ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। तभी रोबिन ने ड्राइवर को कॉल कर बुला लिया। कार आते ही रोबिन ने अक्ष के लिए कार का दरवाजा खोल दिया, तो अक्ष कार के अंदर जा बैठ गया। अक्ष के कार के अंदर बैठते ही रोबिन ने कार का दरवाजा लॉक कर दिया, फिर खुद आगे वाले सीट में जा बैठ गया। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली में फंक्शन खत्म हो चुका था। पलक अमानत के साथ हॉस्टल आ चुकी थी। पलक उदास अपने बेड में बैठी थी। उसे उदास देख अमानत को समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा क्या करे जिससे पलक का मूड ठीक हो जाए। वो उसके पास जा बैठ बोली, पलक हम लोग चेस खेले। पलक सामने रखे अपने बुक को उठा बोली, नहीं अम्मू, एग्जाम आने वाला है। इतना कह वो अमानत को ऐसा दिखाने लगी कि वो पढ़ाई कर रही है। अमानत को भी समझ आ रहा था पलक ऐसा क्यों कर रही है। आखिर में अमानत, ठीक है, बोल अपने बेड पर जा बैठ, अपने लैपटॉप को खोल। अपने अक्ष भाई के सिस्टम को हैक करने का कोशिश कर रही थी। अमानत जानना चाहती थी आखिर उस रात उससे पूरे परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे उसके सभी भाई उससे छिपा रहे हैं। अमानत कई साल से अपने भाई के सिस्टम को हैक करने का कोशिश कर रही है, पर उसका भाई खुद हैकिंग जीनियस है, जिस कारण उसके सिस्टम को हैक करना अमानत के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पर अमानत ठान ली थी किसी भी हालत में वो अपने भाई के सिस्टम को एक दिन हैक करके रहेगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सीरत कुहू के घर पहुंच गई। जब वो ऑटो से निकल ऑटो वाले को पैसा दी, तब भी उसे ये एहसास हुआ जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। वो एक बार भी अपने चारों तरफ देखी, पर उसे कोई नजर नहीं आया। तो वो अपने मन को तसल्ली दे घर के अंदर जाने लगी। जब वो घर के अंदर आई तो कुहू जो हॉल में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। वो झट से बोल पड़ी, सीरत जल्दी आ, तुझे एक न्यूज दिखाना है। ये सुन सीरत उसके पास जा सोफे पर उसके बगल में जा बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रॉयल कार बड़े से बिल्डिंग के पास जा रुका और उस कार से जय बाहर निकल गया। उसके साथ साथ एक खूबसूरत लड़की भी कार से बाहर निकल जय का होंठ पकड़ उसके साथ मेंशन के अंदर जाने लगी। दोनों मेंशन के अंदर जा कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर आने के बाद जय अपने बेड पर जा बैठ गया। तभी वो लड़की उसके पास आ उसके कोट को खोल साइड में रख उसके टाई को खोलते हुए बोली, क्या हुआ जय, जब से तुम उस कॉलेज फंक्शन से आए हो खोए खोए से हो। तभी जय अपने आंखों को बंद कर अमानत के बारे में सोचते हुए बोला, मुझे कोई चाहिए। लड़की को बहुत अच्छे से पता था लड़कियां बदलना जय का आदत था। लड़की उसके टाई को बाहर निकाल उसके शर्ट के बटन को खोलते हुए बोली, बस ऑर्डर दो जय, वो लड़की जो भी हो तुम्हारे सामने होगी। जय उस लड़की के होंठ को पकड़ उसे अपने बाहों में खींच बेड पर लेटा उसके गर्दन पर अपने होंठ को रख उसके होंठों के करीब जा बोला, वो लड़की मुझे हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। ये बात सुन लड़की हैरान हो गई थी। वही जय अपने होंठों को उसके गर्दन के पास के जा उसके गर्दन पर कठोरता से चूमते हुए अपने मन में ही बोला, अक्ष, अब इस खानदान की दुश्मनी में तुम्हारी प्यारी बहन अमानत से निकलूंगा। अपने मन में इतना कह वो लड़की के कपड़े को उसके जिस्म से निकाल अपने कपड़े को खोल उस लड़की के जिस्म के साथ खेलने लगा।
वही लड़की उससे अपने जिस्म के साथ खेलने देते हुए अपने मन में ही बोली, कौन है वो लड़की? इतने सालों तक जय हजारों लड़कियों के साथ रहा हो, पर उसके लिए उन सभी लड़कियों से अलग मैं थी। अब ये कौन है जिसे जय अपने पास रखना चाहता है? लड़की के दिमाग में ये चले जा रहा था, वही जय उसके शरीर के साथ खेले जा रहा था। दूसरी तरफ मोक्ष पलक के हॉस्टल के बाहर अपने कार के अंदर बैठा, हॉस्टल के तरफ देखते हुए अपने हाथ में आपस सेल फोन ले पलक का फोन नंबर निकाल सोचे जा रहा था, वो पलक को कॉल करे या ना करे। उसे पता था वो कॉल भी कर देगा तो कोई फायदा नहीं है, पलक उसका कॉल नहीं उठाएगी। वो परेशान हो आखिर में कॉल लगा ही दिया। दूसरी तरफ पलक अपने फोन को वाइब्रेशन में की हुई थी। जब उसका फोन वाइब्रेट करने लगा तो पलक अपने फोन को उठा देखी, मोक्ष का कॉल आता देख उसने कॉल कट कर दिया, फिर अपने फोन को ऑफ कर दी। वही मोक्ष ने जब दूसरी बार ट्राई किया तो उसे फोन बंद बताने लगा। फोन के बंद बताने से मोक्ष का गुस्सा बढ़ गया। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा, आखिर में मोक्ष वहां से जा चुका था। सुबह का वक्त हो चुका था, पलक सोई हुई ही थी, पर उसे अजीब सा मचलाहट लगने लगा तो वो जाग बाथरूम चली गई। वही दूसरी तरफ अमानत का भी नींद खुल चुका था। पलक को ऐसे बाथरूम जाता देखी तो वो चिल्लाते हुए पूछी, क्या हुआ पलक, तू ठीक तो है ना? अंदर से ही पलक चिल्लाकर बोली, हाँ अम्मू, सब ठीक है। ये सुन अमानत राहत की सांस भरी। वही दूसरी तरफ जय का नींद खुल चुका था। वो लड़की को खुद से दूर कर उठ बेड से उतरने को था, तभी वो लड़की उसके हाथ को पकड़ पूछी, बेबी अभी तो 5 ही बजा है, तुम कहाँ जा रहे हो? जय अपने गुस्से से भरे नजर से लड़की को देख बोला, मुझसे क्वेश्चन करने का हक तुम्हें नहीं है। जय के शब्दों को सुन लड़की अपने दांतों को पिसते हुए अपने गुस्से में अपने चेहरे को मोड़ ली। उसे पता था जय को कहने के मतलब है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। वही जय बेड से उतर अपने कबर्ड के पास जा अपने लिए वर्कआउट कपड़ा निकाल, बेडरूम से बाहर निकल, अपने घर में बनाए जिम के अंदर जा। वर्कआउट करते हुए अमानत के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी वर्कआउट करते हुए खुद में ही बोला, बहुत जुबान चलता है तुम्हारा, अब जय सेठ ही तुम्हारे जुबान को बंद करेगा, और ऐसा बंद करेगा कि जिंदगी भर बोल नहीं पाओगी। इतना कहते हुए जय के होंठों पर किल्लर मुस्कान छा गया। वही दूसरी तरफ मुंबई में नकुल कंपनी जाने के लिए निकल रहा था, तभी रूहानी भी कॉलेज जाने के लिए निकल रही थी। उसे जाता देख नकुल बोल पड़ा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, इतना कह रूहानी जाने लगी। तभी नकुल अपने मन में ही बोला, जब से गर्लफ्रेंड बनी है बस नखरे ही दिखती रहती है। अपने मन में ये कह अपने कदम बड़े करते हुए रूहानी के पास जा उसके हाथ को पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, कोई मुझे ना बोले। नकुल के बातों को सुन अपने चेहरे को झुकाए उसके साथ जाते हुए उदासी से बोली, कभी सामान बना देते तो कभी कोई, क्या तुम्हारे नजरों में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? रूहानी के बातों को सुन नकुल रुक गया, उसके साथ रूहानी भी रुक उसके तरफ देखने लगी। तभी नकुल प्यार से बोला, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रूहानी। चैप्टर 67 अच्छा ना लगना। नकुल के बातों को सुन रूहानी उसके आंखों में देखते हुए ही बोली, तो मुझसे ही इतने खफा रुट क्यों रहते हो? रूहानी के सवाल को सुन नकुल उसे खुद के करीब खींच उसके गर्दन को किस करते हुए कान के करीब जा अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, हक तो अपनों पर ही जताया जाता है ना, और तुम मेरी अपनी हो, और ये मेरा हक जताने का तरीका है। नकुल के सेडेक्टिव आवाज में जब रूहानी के कानों में पड़ रहा था तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। साथ ही उसके कहे बातों को सुन रूहानी निशब्द रह गई थी। कार के पास आ तभी नकुल ने रूहानी के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। कार का दरवाजा जैसे हो नकुल ने खोला, रूहानी मुस्कुराते हुए नकुल को देखी, फिर कार के अंदर जा बैठ गई। रूहानी के कार के अंदर जा बैठने के बाद नकुल ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया। वही दूसरी तरफ अक्ष कंपनी जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज उसे कंपनी जाने का बहुत जल्दी था। जल्दी तो उसे कंपनी जाने का नहीं बल्कि सीरत को देखने का था। वही सीरत भी जल्दी से नाश्ता कर भागते हुए निकल गई। इतनी मुश्किल से जॉब मिला है और वो अपने लेट होने की वजह से को नहीं सकती थी। दूसरी तरफ दिल्ली में पलक अमानत कॉलेज जाने के लिए निकल गई। आज पलक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
दोनों कॉलेज पहुंच क्लास चली गई। क्लास जाने के बाद दोनों अपने सीट पर जा बैठ गई। जब से कल पलक को सभी ने देखा था, तब से ही सभी अमानत के पास, जो पहले सिर्फ सभी आते थे, अब पलक से भी आकर बात करने लगे। अमानत हमेशा से चाहती थी पलक अपना असली चेहरा सभी को दिखाए। वो जो हमेशा डम बन रहती वो पहचान को हटा दे। आज ऐसा हो गया, पर पलक को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। उससे कोई बात करने आ रहा था तो वो बस मुस्कुरा दे रही थी। तभी अमानत उसे बोली, यार तू किसी से बात करेगी, दोस्ती करेगी, अपने जिंदगी में किसी का हाथ थमेगी, तभी तो मोक्ष भाई को भूल पाएगी। अमानत की बातों को सुन पलक उसके तरफ देख बोली, किसी को भूलने के लिए किसी को लत बनाना सही नहीं अम्मू। पलक की बातें अमानत को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। वो अमानत से बातों को सुन बस निशब्द हो गई। कुछ वक्त के बाद प्रोफेसर आ गए। प्रोफेसर के आने के बाद सभी अपने सीट पर जा बैठ लेक्चर अटेंड करने लगे, पर पलक का ध्यान लेक्चर पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो वो खड़ी हो बोली, सर। पलक का आवाज सुन प्रोफेसर उसकी तरफ देख बोल, क्या हुआ पलक? चैप्टर 68 तुम्हें तो जबरदस्ती लकर रहूंगा। मेरा तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, क्या मैं जा सकती हूँ? पलक बहुत होनहार लड़की थी, तबीयत खराब होने पर भी वो सारे क्लास करती थी। तो प्रोफेसर को लगा आए कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब होगा, तो वो चिंता से बोला, बेटा ज्यादा तबीयत खराब है तो कॉलेज क्लिनिक में चली जाओ। ये सुन पलक झट से बोली, नो सर, बार थोड़ा बहुत है, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुन प्रोफेसर को थोड़ा राहत मिला। फिर जो जाने को कह दिए तो पलक झट से क्लास से बाहर चली गई। वही अमानत को पलक का टेंशन होने लगा था। वही पलक क्लास से बाहर जाने के बाद गार्डन में जा बैठ गई। खुली जगह में बैठ पलक को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। वही मुंबई में सभी सेलेक्ट किए सिंगर को रूम प्रोवाइड किया गया था। पंखुड़ी इबादत की ही पार्टनर थी। सभी आए हुए पार्टिसिपेंट्स को रूम मिल गया था। एक रूम में 4 लोग थे। सभी अपना सामान अनपैक कर ही रही थे कि सभी को बुलाया गया, तो झट से अपना होलिया ठीक कर सभी चले गए। आज इवान, माधुरी, चिराग तीनों जज की टीम में पार्टिसिपेट्स डिवाइड होने लगे। एक एक कर सभी पार्टिसिपेट्स डिवाइड होने लगे। पंखुड़ी का नाम आया। वो तो अपने इवान भाई की टीम भी जाना चाहती थी, पर उसे चिराग की टीम में भेज दिया गया था, जिस कारण पंखुड़ी को बहुत चिढ़ होने लगा। वही इबादत का नाम आया। वो चाहती थी वो चिराग या माधुरी की टीम में जाए, पर इवान ने उसे टॉर्चर करने का ठान लिया था, और ये तभी कर सकता था जब वो उसके टीम में हो। जब इबादत ने सुना वो इवान की टीम में गई है तो उसका दिल टूट गया। अब तक इबादत के अंधी होने का बात किसी को पता नहीं चला था, क्योंकि पंखुड़ी उसके आसपास ही होती, साथ ही वो अपने कान में ब्लूटूथ छोटा सा लगाए रहती थी। अगर पंखुड़ी दूर भी होती तो उसे दूर से देख बताती रहती थी कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये बताने के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स टीम वाइज डिवाइड होने लगे, पर इबादत अपने जगह पर ही अब तक खड़ी थी। तभी इवान बोल पड़ा, यूं इबादत राइट। इवान का आवाज सुन अपने चेहरे को बस हाँ में हिला दी, पर उसके तरफ देख तक नहीं रही थी। इबादत का ये एटीट्यूड देखकर इवान को इबादत से और चिढ़ होने लगा। वो अपने कठोर आवाज में बोला, तुम्हें इनविटेशन देना होगा, इधर आओ। ये सुन उसके आवाज को महसूस कर उस तरफ चली गई। वही पंखुड़ी को इबादत का टेंशन होने लगा था। वो उसके तरफ ही देखे जा रहा थी। तभी चिराग उसके पास जा बोला, इवान की टीम में जाना है। बिना देखे ही पंखुड़ी उस तरफ देखते हुए बोल पड़ी, हाँ। जैसे ही पंखुड़ी ने हाँ कहा, चिराग का चेहरा डार्क हो चुका था। वो उसे अपने कठोर भाव से देखा। तभी पंखुड़ी को एहसास हुआ जिसे वो बोली है वो चिराग है, तो झट से अपने चेहरे को मोड़ उसे देखी, फिर अपने चेहरे को झुका दी। बस लड़की के हरकतों से चिराग का पारा गर्म हो चुका था, पर वो अपने गुस्से को शांत करने का कोशिश करने लगा, क्योंकि वो अपना पब्लिक फिगर एक लड़की के वजह से खराब नहीं कर सकता था। वही इवान सभी को अपने साथ ले जा रहा था, तो इबादत सभी के कदमों का आवाज सुन किसी तरह अपने छोटे कदमों के साथ चल रही थी। तभी एक बड़े से खाली कमरे में आने के बाद इवान रुक गया, तो सभी पार्टिसिपेंट्स भी रुक गए, पर इबादत को पता ही नहीं चला और वो आगे वाले से टकरा गई। तभी वो लड़का मुड़ा तो इबादत अपने नजरों को झुकाए ही बोली, सॉरी। लड़का उसके तरफ देख मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके। जब उस लड़के ने इबादत की खूबसूरती को देखा तो उसके चेहरे पर आया थोड़ा गुस्सा। वो इबादत को देखते ही छूमंतर हो गया था।
ईवान सभी को बैठने बोला तो, पर इबादत जाए कहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो लड़का उसका होंठ पकड़ा, बोला चलो। इतना कह उसे अपने साथ ले जा शीट के सामने खड़ा कर बोला, बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो। इबादत फिर बैठ गई। वही ईवान को इबादत का ऐसा हरकत समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था वो चिराग की टीम में जाना चाहती, इसलिए वो ऐसा कर रही है। वही इबादत किसी को ये सच इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि वो किसी का दया नहीं चाहती थी। ईवान ने फिर समझाना शुरू कर दिया। सभी का नजर ईवान पर था। इबादत को छोड़कर वही ईवान का नजर बार बार इबादत पर चला जा रहा था। और उसके ऐसे एटीट्यूड को देख उसका गुस्से का टेम्परेचर हाई होता जा रहा था। दूसरी तरफ पंखुड़ी का ध्यान चिराग जो बता रहा था उस पर बिल्कुल भी नहीं था। वो परेशान हो इबादत के बारे में बस सोचे जा रही थी। पंखुड़ी को उसके बात पर ध्यान न देता देख चिराग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका मन तो कर रहा था वो अभी के अभी पंखुड़ी को डिस्क्वालीफाइड कर दे, साथ ही उसका पूरा लाइफ भी बर्बाद करके, पर मजबूरी था, वो कुछ कर नहीं सकता था। दूसरी तरफ कंपनी में सीरत परेशान हो अपना काम कर रही थी। जब अक्ष ने सीरत के चेहरे पर परेशानी देखा तो रोबिन को कॉल लगा दिया। रोबिन का फोन जैसे ही बजा वो झट से कॉल उठा, बोला यस सर। सीरत को कोई हार्ड वक्त देने का जरूरत नहीं है, उसे कोई इसी वक्त दो। इतना कह अक्ष कॉल कट कर दिया। वही रोबिन परेशान हो चुका था। वो ऑलरेडी सीरत को बहुत आसान काम मैनेजर को देने बोल दिया था। मैनेजर ने उसे आकर चेक भी कराया था। अब वो इससे इसी क्या काम दे। फिर भी कोई इसी और कुछ काम बचा है, ये देख उसने मैनेजर को बोला सीरत को देने को कह दिया। तभी सीरत के पास एक लड़की जा बोली, सीरत मैं ये देख लूंगी, तुम बस इस सारे फाइल्स में इस फाइल को देख कर एक्शन कर दो। ये सुन सीरत बोल दी ओके मैम। सीरत जा जवाब सुन वो लड़की चली गई। फिर सीरत वो काम करने लगी, पर अब भी सीरत के चेहरे पर परेशानी था। ये देख अक्ष बोल पड़ा, बात क्या है किटन, इतनी परेशान क्यों हो तुम? खुद में हो सवाल कर। तो रोबिन को फिर कॉल किया। इस बार फिर अक्ष का कॉल आया तो कॉल उठाने से पहले रोबिन बोला, अब सीरत को क्या काम दूंगा, कोई इसी काम नहीं बचा। खुद में ही इतना कह उसने कॉल उठा लिया। तभी वो कुछ कहता इससे पहले ही अक्ष बोल पड़ा, के बिनाओ। ओले बॉस। ये सुन अक्ष फोन रख अपने चेहरे पर जा बैठ गया। वही रोबिन अपने चेयर से उठ अक्ष के पास जाने लगा। वही दूसरी तरफ रूहानी अपने क्लास को छोड़ ग्राउंड में थी। तभी उसके पास एक लड़का आ उसका नाम किया रूहानी। ये आवाज सुन वो झट से उसके तरफ देखी। तभी वो लड़का बोल पड़ा, रूहानी मैं तुम्हें इतनी बार प्रपोज कर चुका हूं, पर तुम हो कि हाँ बोलती ही नहीं हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? रूहानी कोई जवाब ना दे जाने वाली थी। तभी लड़का उसके होंठ को कसके पकड़ लिया। उसके ऐसा करने से रूहानी घबराते हुए अपने होंठ को छुड़ाने का कोशिश करने लगी। तभी लड़का बोल पड़ा, आज तो तुमसे हाँ करवा कर रहूंगा जाने मन। चैप्टर 69 बेहोश पलक। इतना कह उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। क्लास का टाइम था, जिया कारण सब अपने क्लास में थे, जिस वजह से वो लड़का रूहानी के साथ ऐसा कर रहा कोई देखा ही नहीं था। वो लड़का उससे शांत जगह ले गया जहां जल्दी कोई आता जाता नहीं था। उसे वहां ले जा जमीन पर धकेल दिया, जिस कारण रूहानी का पैर मुड़ चुका था और उसके होंठ पैर में चोट भी आ गया था। वो खड़ी होने का कोशिश कर रही थी पर हो नहीं पा रही थी। तभी वो लड़का उसके करीब जाने लगा तो डर से रूहानी अपने आंखों को बंद कर ली। तभी वो लड़का रूहानी को छूने ही जा रहा था, तभी किसी ने उसे एक लात मारा और उसके एक लात से ही वो लड़का दूर फेंका गया था। तभी वो लड़का गुस्से में उस तरफ देखा, पर जिसने उसे मरा था उसका चेहरा देख उसके चेहरे पर डर छा गया। वो झट से खड़ा हो वहां से 100 के रफ्तार में भाग गया। वही वो शख्स नकुल था। रूहानी ने अपना प्रोजेक्ट फाइल कार में ही छोड़ दिया था। जब नकुल कंपनी पहुंच गया तब उसे रूहानी का प्रोजेक्ट फाइल नजर आया था, तो वो उसे देने कॉलेज आ गया। पर वो रूहानी के क्लास गया तो उसे पता चला वो क्लास में नहीं है। फिर नकुल उसे पूरा कॉलेज ढूंढा। तब नकुल को नजर आया कोई उसकी रूहानी के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था। ये देखते ही नकुल का खून खोल गया। वो तो उसका जान लेना चाहता था, पर रूहानी को डरा सहमा सा देख उस लड़के को छोड़ जमीन पर बैठ रूहानी के सिर पर अपना हाथ रखा। वो रूहानी और भी अधिक डर कर सहम गई। तभी नकुल प्यार से उसका नाम लिया, रूहानी।
नकुल के आवाज को सुन रूहानी को थोड़ा सुकून मिला। वो फिर अपने डरे सहमे चेहरे को उठाकर नकुल के तरफ देखी और उसके सीने से जा लगी और फुट फुट कर रोने लगी। तभी नकुल उससे दूर हो उसके आंसू को पोंछ उसे अपने गोद में उठा लिया, फिर कॉलेज से उसे बहत ले जाने लगा। कॉलेज गेट से बाहर ले जाने के बाद नकुल उसे अपने कार में ले जा बैठा दिया, फिर खुद भी ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर दिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पलक कॉलेज से बाहर निकल सड़कों पर चल रही थी, तभी वो बीच सड़क में ही बेहोश हो गई। तभी उसके सामने एक कार रुका। वो कार के बाहर निकल लड़की के तरफ देखा। लड़की उसे पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे वो इसे जानता हो। वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गया था। उस लड़के का कोई गलती भी नहीं था, पर फिर भी सभी उसे बोलने लगे। तभी वो लड़का पलक को अपने गोद में उठा कार के अंदर लेता ड्राइविंग सीट पर जा बैठ गया। लड़का जब खुद ही हेल्प कर रहा है तो बाकियों ने कुछ ना कहा, अब उसके कार को जाने दिया। वही वो लड़का उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। कुछ ही वक्त के बाद हॉस्पिटल आ गया। कार हॉस्पिटल के पास रोक। लड़का कार से बाहर निकल पीछे का दरवाजा खोल पलक को अपने गोद में उठा हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। हॉस्पिटल के अंदर जा उसे एडमिट किया। तभी डॉक्टर पलक का चेकअप की। एक पल के लिए तो वो हैरान थी क्योंकि लड़की का आगे डॉक्टर को ज्यादा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो बाहर आ बोली, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुन लड़का झट से बोला, वो मेरी वाइफ नहीं है, मुझे तो वो रास्ते में बेहोश मिली थी। लड़के का बात सुन डॉक्टर शर्मिंदगी से बोली, सॉरी। इतना कहने के बाद डॉक्टर सोचने लगी, आखिर उस लड़की को 18-19 साल में प्रेग्नेंट करने वाला कौन है। वही लड़के के दिमाग में भी वही चल रहा था। तभी लड़का बोल पड़ा, इट्स ओके, वैसे उसे होश कब आएगा। लड़का का सवाल सुन डॉक्टर जवाब दे दी, आधा एक घंटा में होश आ जाएगा। इतना कह वो डॉक्टर चली गई। वही लड़का वार्ड के अंदर जा हॉस्पिटल बेड पर लेटी लड़की को देख उसके पास जा बैठ उसके चेहरे को देखते हुए बोला, तुम मुझे पलक की तरह क्यों लग रही हो। पलक को देखते ही ये सवाल करने के बाद फिर बोल पड़ा, अगर तुम पलक हो तो फिर ये बच्चा। इतना कह वो रुक गया और बस उसे देखने लगा। ऐसे ही आधा घंटा बीत चुका था। तभी लड़के का फोन बजा तो कॉल उठाया और दूसरे साइड का बात सुन बोला, ओके मैं आता हूं। इतना कह फोन कटकर लड़की के तरफ देखा, फिर खड़ा हो बाहर जा नर्स से बोला, जब तक मैं ना आऊं लड़की का डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। इतना कह वो चला गया। वही उसके जाते ही पलक को होश आ चुका था। वो अपने आप को हॉस्पिटल बेड पर पाए। वो झट से हॉस्पिटल बेड से उतर वार्ड से बाहर निकल अपने आसपास देखी। सभी अपने में बिजी थे। वो एक नर्स के पास गई, पर वो इतनी जल्दी में थी को पलक के तरफ देखी तक नहीं। और तो और जिस नर्स को वो आदमी बोल कर गया था वो भी वहां नहीं थी। तो पलक रिसेप्शन के पास जा जिस रूम में एडमिट थी वो रूम नंबर बता, पूछो मैं उस रूम नंबर में एडमिट थी, मुझे जानना है। मैं इससे आगे वो कुछ कहती तभी जिसने पलक का चेकअप किया था वो डॉक्टर आप बोली, आपको होश आ गया। इतना कह मुस्कुराते हुए आगे बोली, वैसे इतने कम एज में बच्चा कंसीडर करना सही नहीं होता, पर आप बच्चा रखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। डॉक्टर का बात सुन पलक हैरान थी। वो उसे हैरानी से देख पूछी, क्या बच्चा। इस सवाल पर डॉक्टर बोल पड़ी, हाँ बच्चा, आप प्रेग्नेंट है। ये सुन पलक को झटका मिला। वो जैसे टूट गई थी। वो आगे कुछ ना सुन जाने लगी। लड़की को इतना परेशान जाता देख डॉक्टर को कुछ सही नहीं लग रहा था। पलक हॉस्पिटल से निकल पैदा ही रोते हुए चलने लगी और रोड के किनारे छोटे से पार्क को देख पार्क के अंदर जा वो पार्क में लगे बेंच पर जा बैठ फुट फुट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वही आदमी जा डॉक्टर से पलक के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने उसे सब बता दिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। शाम में वक्त हो गया था। कॉलेज का छुट्टी हो गया। अमानत हॉस्टल गई तो देखी पलक हॉस्टल में है ही नहीं। वो पलक को कॉल करने लगी। जब उसका फोन भी ऑफ बता रहा था तो आखिर में अमानत अपने भाई को कॉल कर दी। मोक्ष दिल्ली के होटल में ही ठहरा हुआ था। जब अमानत का कॉल आता देखा तो वो कॉल उठा बोला, हाँ अम्मू। तभी अमानत घबराते हुए बोली, पलक। अमानत सिर्फ नाम ही ली थी कि मोक्ष झट से पूछ पड़ा, क्या हुआ उसे।
मोक्ष का सवाल सुन अमानत बोल पड़ी, वो कॉलेज से फर्स्ट पीरियड्स में ही चली गई थी, पर अभी मैं हॉस्टल आई तो देखी वो हॉस्टल में नहीं है और तो और उसका फोन भी ऑफ है। चैप्टर 70 कोल्ड बर्ताव। अमानत का बात सुन कुछ ना कह मोक्ष फोन रख पलक को ढूंढने निकल गया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बहुत देर तक सोचने के बाद आरजू सिद्धार्थ के बर्थडे में जाने का सोच ली। वो उसके बर्थडे पर जाने के लिए प्यारा सा रेड वन पीस निकालो से पहन सिंपल सा मेकअप कर ली। सिंपल से मेकअप में भी आरजू बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने दोस्त के साथ बैठा अपने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था। तभी उसका दोस्त बोल पड़ा, आखिर तू उस लड़की के साथ ऐसा कर क्यों रहा है? अपने दोस्त के सवाल को सुन सिद्धार्थ के होंठों पर कठोरता से भरा मुस्कान छा गया। कुछ वक्त के बाद पार्टी स्टार्ट हो गया। वही आरजू भी पार्टी में पहुंच गई। पार्टी में जैसे ही वो पहुंची सिद्धार्थ का नजर पलक पर गया। सिद्धार्थ का आज आखिरी चाल होने वाला था आरजू को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। आरजू जब पार्टी के अंदर सिद्धार्थ के तरफ आने लगी, वही सिद्धार्थ आरजू के तरफ देखे जा रहा था। आज आरजू इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सिद्धार्थ का दिल ऐसा धड़कने लगा कि उसकी सांसें गले पर हो जा अटक गया। वही आरजू उसके पास आ गिर उसके तरफ बढ़ा, बोली, हैप्पी बर्थडे सिद्धार्थ। आरजू का आवाज सुनने के बाद सिद्धार्थ अपने होश में आ गिफ्ट लेते हुए बोला, थैंक यू। तभी सिद्धार्थ के पास एक खूबसूरत लड़की आई। लड़की आते के साथ सिद्धार्थ के गले से लग गई। ये देख आरजू को पता नहीं क्यों पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वही उससे गले मिलने के बाद लड़की उससे दूर हो बोली, हैप्पी बर्थडे सीड। इतना कह उसके गाल पर किस कर दी। ये देख आरजू का खून और खोलने लगा। वही दूसरी तरफ सीरत अपना काम खत्म कर आज जल्दी ही जाने लगी। तभी अक्ष कंपनी से बाहर निकल अपने ड्राइवर के हाथ से कार का चाबी लेकर स्टार्ट कर दिया। वही सीरत चले जा रही थी। दूसरी तरफ अक्ष अपने कार को स्टार्ट कर अपने कार को धीरे धीरे चलाते हुए सीरत के पीछे पीछे जाए जा रहा था। तभी अक्ष को कुछ दिखा तो वो अपने कार को रोक उस तरफ देखने लगा। वही सीरत ऑटो ले वहां से निकल गई। तभी अक्ष बोल पड़ा, कौन है वो? ये सवाल खुद में कर अपने कार को उस तरफ ले जाने लगा। वही दूसरी तरफ मोक्ष पलक को पागलों की तरफ ढूंढे जा रहा था। आखिर में उसे पलक का पता चला कि वो पार्क में है, तो वो अपने कार को रफ्तार में भागते हुए पार्क के पास गया। फिर अपने कार को रोक कार से बाहर निकल पार्क के अंदर जाने लगा। पार्क के अंदर जाने के बाद उसे पलक नजर आई। उसे देख भागते हुए मोक्ष उसके पास जा अपने दोनों हाथ को उसके कंधे पर रख बोला, यहाँ हो तुम और मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। पलक ने मोक्ष को अपने कोल्ड नजरों से देखा तो मोक्ष उसके नजरों को देख शांत हो गया। तभी पलक उसके हाथ को अपने कंधे से हटा अपने कोल्ड आवाज में बोली, थैंक यू, मैंने तुमसे प्यार किया, बदले में तुमने मुझे सिर्फ दर्द दिया। इतना कह वो जाने लगी। तभी मोक्ष उसके हाथ को पकड़ उसे रोक कठोरता से बोला, पागल हो क्या तुम? ये सवाल सुन फीकी मुस्कान के साथ पलक बोली, पागल तो पहले थी, अब तो ठोक हुई हूं। इतना कह उसके हाथ को झटके से छोड़ बोली, मुझे दोबारा छूने का भी हिम्मत किए तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। इतना कह वो थोड़ी शांत हुई, फिर बोल पड़ी, मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो, मैं कंप्लेन भी तुम्हारा कर दूंगी तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बल्कि लोग मुझे ही गलत बोलेंगे, पर फिर भी अगर तुम मेरे नजदीक आए तो मैं कंप्लेन करूंगी। इतना कह वो जाने लगी। इस बार मोक्ष उसे ना रोक उसके पीछे पीछे बस चलने लगा। वही पलक मोक्ष पर बिल्कुल ध्यान ना दे पार्क से बाहर निकल ऑटो ले वहां से निकल गई। वो तो निकल चुकी थी पर मोक्ष अपने कार में जा बैठ सोचने लगा, आखिर पलक को क्या हुआ है। उसे इतना तो पता था कुछ भी हो जाए, जब तक कुछ बहुत बड़ा जिससे कुछ ऐसा हो जिसे पलक बर्दाश्त ना कर सके, तब तक वो उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। दूसरी तरफ मुंबई में बड़े से कमरे के अंदर जानवी रोई जा रही थी। तभी दरवाजा खुला। दरवाजा जैसे हो खुला, जानवी उस तरफ देखी। धीर जानवी के लिए खाना लेकर आया था। वो खाना जानवी के पास लेकर जा उसके पास बैठ अपने चम्मच उठा, चावल में दाल मिक्स कर चम्मच में खाना भर जानवी के मुंह के पास ले गया, पर जानवर अपने चेहरे को मोड़ दी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।